ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 में आया था जो कि वर्क, पावर और एनर्जी के चैप्टर से लिया गया। तो ये क्वेश्चन एक वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड है और देखा जाए तो सवाल इस प्रकार है कि ब्लॉक ऑफ सिंपली ए ब्लॉक इज सिंपली रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन द फिगर अबव। अबव तो नहीं होगा फिलहाल, यहाँ पे तो बिलो हो गया क्योंकि हम फिगर जो है नीचे बनाए हैं। द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग व्हेन द ब्लॉक हिट द स्प्रिंग इज। तो एक गुटका लिया गया है, मतलब एक वस्तु लिया गया है जिसको चित्र के द्वारा दिखाया गया है और उसको हम लोग आनत तल पे रखें। आनत मतलब होता है कि उसको जो इंक्लाइंड प्लेन पे रख दिया गया जो कि 30 डिग्री के एंगल पे है। लिखा गया है जब गुटका स्प्रिंग से टकराता है यहाँ से छोड़ देंगे और इस सरफेस पे देखा जाए तो म्यू बराबर 0 है, मतलब ये घर्षण यहाँ पे या फ्रिक्शन जो है यहाँ पे नहीं लग रहा है। और जब ये नीचे आएगा तो यहाँ पे तुरंत आने के बाद एक स्प्रिंग लगी हुई है, अब वो स्प्रिंग से टकराएगा। ठीक है, तब स्प्रिंग में उत्पन्न अधिकतम संपीड़न क्या होगा और जिस सरफेस पे नीचे आएगा उस नीचे सरफेस का घर्षण गुणांक म्यू बराबर 0.5 दिया हुआ है और स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो 100 न्यूटन प्रति मीटर दिया हुआ है। तो सवाल जो है वो वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड है। अगर हम देखते हैं तो इस सरफेस से यहाँ से सरकने में कोई लॉस नहीं हो रहा है एनर्जी का, क्योंकि अगर देखा जाए तो म्यू बराबर 0 है, तो फ्रिक्शन फोर्स तो नहीं लग रहा। तो यहाँ की जो एनर्जी मिलेगी जो कि इतनी ऊंचाई पर है, तो ऊंचाई पर रहने में हमारी एनर्जी कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी जब नीचे आएगी यहाँ तक जब पहुंचेगी पूरा टोटल, तो फिर ये अपनी एनर्जी को लॉस करेगी। किसके थ्रू लॉस करेगी, सारी की सारी एनर्जी जो है घर्षण बल या फ्रिक्शन के विरुद्ध कार्य करने में और इस स्प्रिंग को दबाने में चल जाएगी। दो तरह का कार्य होगा, एक स्प्रिंग को कंप्रेस करने वाला कार्य होगा और एक कार्य होगा जो कि इसके सरफेस के विरुद्ध कार्य करेगा, क्योंकि सरफेस हमारा कैसा रहेगा, फ्रिक्शन वाला सरफेस है तो उस पर कार्य करना पड़ेगा उसके विरुद्ध। तो हमारी जो एनर्जी है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो पहले समझते हैं। तो हमारे पास कौन कौन सी एनर्जी होगी, यहाँ पे जो एनर्जी है वो एक एच ऊंचाई पे, अगर हम मान लेते हैं कि चलिए यहाँ से जो ऊंचाई है वो एच है। ठीक है, एच ऊंचाई पे है, तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो रहेगी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल यू से दिखाते हैं और ये सारी की सारी पोटेंशियल जब नीचे आएगी तो दो कार्य में चली जाएगी। एक, वर्क डन करना पड़ेगा हमको फ्रिक्शन के विरुद्ध और प्लस ये सारी एनर्जी लॉस हो रही है, फिर एक वर्क डन करना पड़ेगा हमको स्प्रिंग का कंप्रेशन में। तो डब्ल्यू एफ और डब्ल्यू एस का मतलब समझ में आ गया होगा। डब्ल्यू एस मतलब स्प्रिंग के विरुद्ध हम कार्य करेंगे। जब पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो स्प्रिंग को दबाएगा तो उसमें कुछ कार्य का नुकसान होगा, मतलब कुछ कार्य इसमें लग जाएगी और कुछ वर्क डन जो है ये इस सरफेस के विरुद्ध कार्य करेगी। ठीक है, अब अगर हम लोग बारी बारी सारी चीजें निकाल लें तो पहले हम लोग यू निकालते हैं। ठीक है, तो यू बराबर हो जाएगा एम इंटू जी इंटू एच। ठीक है, तो एम क्या है, मास है 5 kg। जी की वैल्यू यहाँ बोला था 10 ले लिया जाएगा। एच कितना है, ये एच कितना है तो एक बार समझते हैं यहाँ पे। ये जो पूरा सरफेस इंक्लाइन प्लेन है उसमें ये हाइट एच है और ये हमारा जो है विकर्ण या कर्ण है 10 मीटर है और एंगल जो है 30। यहाँ पे अगर हम साइन थीटा ले लें, मतलब साइन 30 ले लें, ट्रिग्नोमेट्री से साइन होता है लंब लंब बटा में कर्ण, तो एच अपॉन 10 आ जाएगा। तो एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 इंटू साइन 30 होता है 1/2, तो 5 के बराबर आ जाएगा। तो ये जो ऊंचाई दी है वो 5 मीटर के बराबर है। तो हम यहाँ पे एच को 5 मान लेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 5 50, 50 5 250। अब वर्क डन फ्रिक्शन के विरुद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन के विरुद्ध कार्य क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल कौन सा लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। विस्थापन कितना हो रहा है, चलिए मान लेते हैं कि ये अगर इस पूरे स्प्रिंग को x दूरी तक ले जाके दबा देता है तो ये उतना दूरी तक सरफेस तक चलेगा, तो x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एफ एस क्या होता है, म्यू एस इंटू एन। एन क्या होता है, एम जी के बराबर होता है। फिलहाल यहाँ पे जब पार्टिकल नीचे आएगा इस सरफेस पे आएगा तो कुछ पार्टिकल इस प्रकार रहेगा, तो नीचे की ओर एम जी और ऊपर की ओर इसका नॉर्मल फोर्स रहेगा। तो नॉर्मल फोर्स ही बैलेंस कर रहा है, तो एन की वैल्यू एम जी के बराबर हो जाएगी। वैल्यू रख लेते हैं, म्यू एस की वैल्यू हो जाएगी 0.5, एम की वैल्यू 5, जी की वैल्यू 10 और एक्स तो नहीं पता, तो ये पॉइंट से 0 कट जाएगा, 5 5 25 एक्स आ जाएगा। ये वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स हो गया। अब एक वर्क डन हमारा निकालना पड़ेगा स्प्रिंग का। स्प्रिंग का जो वर्क डन होता है वो उसके पोटेंशियल एनर्जी में सेव हो जाता है। अब पोटेंशियल एनर्जी जो निकलती है वो हाफ के एक्स स्क्वायर से निकलती है। तो हाफ के की वैल्यू कितनी है, 100 एक्स स्क्वायर यहाँ पर रख देते हैं। डब्ल्यू एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी काटने के बाद, 50 एक्स स्क्वायर।
अगर हम सारी वैल्यूज़ ये जो आई हैं सब जूल में आएंगी, ये भी जूल में है, ये भी जूल में है, ये भी जूल में है, सबको पुट कर दिया जाए तो यू की वैल्यू आ गई हमारी 250, फ्रिक्शन फोर्स के विरुद्ध कार्य करने पे आ गई 25x, और सरफेस या डब्ल्यू एस कितना आ गया था स्प्रिंग पे 50x²। अगर हम 25 से सबको काट दें, 25 दहा में 25 एकम 25, 25 दूना 50, तो इसको सही कर लेते हैं, एक क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, 2x² प्लस एक्स माइनस 10 बराबर 0। अब इसको तोड़ा कैसे जाएगा, 10 टू द 20, 20 को ऐसा तोड़ते हैं कि 1 आ जाए, 5 4 द, तो 5 माइनस 4 लगा देते हैं, 2x² प्लस 5x माइनस 4x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अगर हम x कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 5 आएगा, माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 5 आएगा, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -5/2 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2 के बराबर। x डिस्टेंस है जो कि माइनस में तो आ नहीं सकती, इसको हम कट कर देते हैं पहले ही। x की वैल्यू कितनी आ गई, फाइनल x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 2 के बराबर, 2 मीटर। तो हमारा जो पार्टिकल है वो यहाँ पे गिरने के बाद अपनी सारी एनर्जी का लॉस करेगा और इसको दबा देगा, और जो इसकी एनर्जी है वो दो कारण में चली जाएगी। एक तो वर्क डन हमारा लगेगा फ्रिक्शन, जो कि यहाँ पे दिखा हुआ है कि सरफेस जैसे ही यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वो घर्षण वाला है, तो मतलब वर्क डन करना पड़ेगा, जितना एनर्जी है वो लॉस होने लगेगी धीरे धीरे, एक वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स। और दूसरा वर्क डन का जो लॉस होगा वो इसके स्प्रिंग को दबाने में, मतलब उसके पोटेंशियल एनर्जी में चला जाएगा, तो ये वर्क डन जो लगेगा वो स्प्रिंग के कंप्रेशन में लग जाएगा। तो यू का जो फॉर्मूला आ गया, मतलब जो ये पोटेंशियल इतनी ऊपर अगर वस्तु रखा गया तो इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी होगी जो कि सिर्फ उसके हाइट से निकलती है, स्लैंट हाइट से नहीं निकलेगी, जो उसकी रियल हाइट होती है जो कि हमारा सरफेस से होती है उस हाइट को देखा जाता है। तो ये हाइट हमारी 5 आ गई थी। तो यू बराबर, यू जो है पोटेंशियल एनर्जी है जो कि एम से निकाल दिया गया 250। यहाँ पे जाने के बाद सारी की सारी एनर्जी लॉस होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक में कोई एनर्जी लॉस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे म्यू या देखा जाए तो कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे यहाँ तक आने में कोई एनर्जी लॉस, जो एनर्जी यहाँ थी वही यहाँ पे। अब ये सारी एनर्जी लॉस कहाँ हुई, वो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स एंड वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग, स्प्रिंग को दबाने कंप्रेशन करने में। तो यू बराबर हो गया डब्ल्यू एफ प्लस डब्ल्यू एस। ये हम फॉर्मूला जो है अपने तरीके से बना सकते हैं, जैसा सवाल रहेगा उसी हिसाब से हम अपने इक्वेशन को बना सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी 250 निकल गई थी। वर्क डन अगेन फ्रिक्शन, वर्क डन का फॉर्मूला सिंपल सा होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, जो भी बल के विरुद्ध निकालना है, जैसे बल यहाँ पे था फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन फोर्स एफ एस होता है, एफ एस का फॉर्मूला होता है म्यू एस एन के बराबर। उससे आ गया था हमारा 25x, क्योंकि कितना दूरी तय करेगा, जितना ये स्प्रिंग दबेगा उतनी ही दूर तक जाएगा, तो 25x लिख दिया गया, एक्स डिस्टेंस तय कर लेगा। और जो स्प्रिंग का कंप्रेशन था, कितना फर्क मतलब वर्क डन करना पड़ेगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हाफ के एक्स स्क्वायर के साथ 50 स्क्वायर, इसमें वैल्यू रखा गया तो एक क्वाड्रेटिक बन गया। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके -5/2 और 2 आंसर आ गया। माइनस में आंसर आ नहीं सकता क्योंकि डिस्टेंस माइनस में नहीं आएगी, तो हमारा एक्स का जो फाइनल आंसर क्या आ गया, वो 2 मीटर आ गया, मतलब इस सरफेस पे वो 2 मीटर आगे चल जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, 2 मीटर। ये क्वेश्चन जेई मेंस 2024 में पूछा गया है, जो वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर से लिया गया है, जो क्लास 11th में है। तो सवाल कुछ इस प्रकार है कि पार्टिकल है इस प्लेस एट अ पॉइंट ए, जो कि ए पर रखा गया है, ऑफ ए फ्रिक्शनलेस ट्रैक, और यह फ्रिक्शनलेस है, ए बी सी है शोन, जो कि देख सकते हैं ए बी सी पूरा ये पूरा ट्रैक बना हुआ है इस प्रकार का। इट इज जेंटली पुश टुवर्ड राइट, और इस बॉल को राइट साइड डायरेक्शन में हल्का सा पुश कर दिया जाता है, पुश टुवर्ड राइट। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट रीच द पॉइंट बी, जब पॉइंट बी पे ये पार्टिकल पहुंचेगा तो स्पीड क्या होगा, ये पूछा है। एक कण जो है चित्र में प्रदर्शित एक घर्षण रहित पथ ए बी सी के बिंदु ए पर स्थित है, यहाँ पे स्थित है, यह हल्के से दाहिनी ओर ढकेला जाता है। जब कण बिंदु बी पर पहुंचता है तब इसकी चाल क्या होगी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, बहुत ही आसान सवाल है, जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, ऊर्जा के संरक्षण नियम पे। तो ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या है, या फिर ये कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बोलने ज़्यादा बेटर पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, संवेग संरक्षण, सॉरी, ऊर्जा का या यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण नियम। तो उसमें ये कहते हैं कि सारी ऊर्जा जो होती है हमेशा सेम होती है, अगर कोई कार्य में उसका लॉस नहीं हो रहा है तो फिर हमारी एनर्जी रह जाती है, वही मतलब कांस्टेंट रहती है।
तो यहाँ पे देखा जाए तो कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ बोला गया था कि ये जो ट्रैक है ये फ्रिक्शनलेस है, इसमें कोई घर्षण नहीं लग रहा है। तो फिर जो ऊर्जा पॉइंट ए पे होगी वही ऊर्जा पॉइंट बी पे होगी। तो हम ये कह सकते हैं एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट पॉइंट बी। अब जो ऊर्जा यहाँ पे वही ऊर्जा यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो दो तरीके से देखी जाती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ए पर काइनेटिक एनर्जी प्लस यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू बी पर काइनेटिक एनर्जी प्लस बी पर पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है, क्योंकि ये पार्टिकल रुका हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और इसका अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो एम इंटू जी इंटू एच की जगह पे वन लिख लेते हैं। इसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी एम इंटू जी इंटू एच की जगह पर लिख लेंगे 0.5, क्योंकि ये जो ऊंचाई है वो 0.5 है। पोटेंशियल एनर्जी निकाला जाता है एम जी एच से, और काइनेटिक एनर्जी निकाला जाता है हाफ एम वी स्क्वायर से। ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है जो हर बच्चों को पता होना चाहिए, जो क्लास 9th में भी बताया जाता है। वैल्यू जो है रखते हैं। अब सारा का सारा m जो है तीनों पार्ट में काट देंगे, क्योंकि यहाँ पे मास दिया भी नहीं हुआ है और ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि तीनों मास हमारा यहाँ पे कट जाएगा। g की वैल्यू 10 दे दी है, तो यहाँ पे रखते हैं 10, 10 वन ज़ा 10, फिर ये हो जाएगा हाफ इंटू वी स्क्वायर, और यहाँ पे भी 10 रखेंगे, 10 इंटू 0.5, 10 इंटू 0.5 हो जाएगा 5, इधर ले आकर माइनस कर देंगे, 10 माइनस 5 हो जाएगा, तो हाफ इंटू वी स्क्वायर, 10 माइनस 5 5 हो गया, इधर से 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 10 के बराबर, और वी की वैल्यू क्या हो गई अंडर रूट 10 के बराबर। तो अंडर रूट 10 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ गया। और अगर ऑप्शन में चेक किया है तो हमारा ऑप्शन मिल भी जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर जो सी है वो रूट 10 हमारा आंसर दे रहा है। तो सवाल बहुत ईजी था। ये सवाल भले ही जेई मेंस में पूछा गया है, लेकिन ये सवाल एक नीट में आने लायक भी सवाल है, जो कि बहुत ही सिंपल बेस पे है। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, या ऊर्जा का संरक्षण नियम हम कह सकते हैं, ऊर्जा का संरक्षण नियम। अब ये नियम कहता क्या है? इस नियम के अनुसार किसी भी कोई भी अगर पिंड है, उसकी जो ऊर्जा होती है या उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, जो उसकी यांत्रिक ऊर्जा होती है, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। अगर उस पर कोई भी फ्रिक्शन वाला फोर्स या कोई ऐसा फोर्स नहीं लग रहा है, या फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, तो उस केस में हमारा ऊर्जा जो होगा क्या होगा? वो कंजर्व रहेगा। तो एनर्जी के कंजर्वेशन लॉ से देखा जाएगा तो ये सवाल लग जाएगा। तो क्या किया गया था कि पॉइंट ए पे जो एनर्जी है वही पॉइंट बी पे भी है, और एनर्जी निकालने का सिंपल बेस फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे और कोई एनर्जी का सोर्स नहीं था। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो यहाँ पे जीरो रख दिए। यहाँ पे पोटेंशियल एम जी एच से निकालेंगे तो एच के वैल्यू 1 रख दिए। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी, तो यहाँ पे वेलोसिटी v हो जाएगी, तो हाफ एम वी स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना रहेगा, तो एम जी एच, एच मतलब 0.5 ले लेंगे। अब सारी वैल्यू को रख दिया जाएगा, तो m हमारा कट गया था, बाकी वैल्यू रखने पे हमारा आंसर कितना आ गया था? v की वैल्यू √10 के बराबर आ गई। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब चेक करने पता चला ये हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है।